हमने जो कल लास्ट टॉपिक हमने जब कवर किया था वो हमारा क्या था कि हम कैसे एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें हमने बेसिकली करी थी सेनमियर रिएक्शन क्या होती है, दैट इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। और उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से हम किस तरीके से एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें हमें पहले डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है ऑन ट्रीटिंग प्राइमरी एरोमेटिक अमीन विथ सोडियम नाइट्राइट एंड एट 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने ये सारी एक मैंने आपको स्वार्ट्स रिएक्शन बताई थी, दैट इज़ ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एक मैंने आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन बताई थी, दैट इज़ ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स। तो ये कुछ रिएक्शंस हमारी हुई थी। तो देखिए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत जनरल्स हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत जनरल टॉपिक है, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चैप्टर को। 11th क्लास में आपने इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होता है, अलॉन्ग द पीरियड क्या मूव करता है। तो बस हमें यही चीज़ें इस टॉपिक में कवर करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर सकें, जितना शेयर कर सकें, प्लीज़ आप कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस टू सपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली बात आपको क्या पता होना चाहिए, देखो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जिसमें हमारा एल्काइल हैलाइड्स जो होता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, कलरलेस होते हैं। एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं अगर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो प्योर फॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब उनमें आप कोई भी कुछ अदर कोई भी कंपाउंड आप एडिशन उसमें नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वो एल्काइल की फॉर्म में ही है, चाहे वो फ्लोरो हो, चाहे वो क्लोरो हो, चाहे ब्रोमो हो, चाहे आयोडो हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं दीज आर कलरलेस व्हेन प्योर एंड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। क्योंकि हमें ये पता होता है कि ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन जो होता है वो एक ब्राउन कलर का लिक्विड होता है और आयोडीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आप बोल सकते हैं या ब्लैकिश शेड उसकी आती है। तो जब आप उसको सनलाइट के कॉन्टैक्ट में लेकर के जाते हैं तो वो आपका क्या करता है, कलर को डेवलप कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो आपके कलरलेस होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कलरलेस होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्लोरो और आयोडो, ब्रोमो और आयोडो दो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ये सिर्फ तब ही कलर डेवलप करेंगे जब इनको लाइट के कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज मैनी वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। जितने भी हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं जो स्वीट होते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैं, वॉलेटाइल कौन से होते हैं, जो मतलब विग्रस आपके होते हैं बेसिकली, वो आपके क्या हैं, वो उनकी जो स्मेल होती है वो आपकी स्वीट होती है। नेक्स्ट अगर हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि आपको ये पता होना, देखो हम किसकी बात करें, हम एक कार्बन चेन की बात करें। ठीक है, अब इस कार्बन चेन में आपका क्या है, इस कार्बन चेन में आपके पास जैसे एल्काइल ग्रुप तो आपका सेम रहेगा, जैसे मैं मिथाइल फ्लोराइड की बात करूँ, मिथाइल क्लोराइड की बात करूँ, मिथाइल आयोडाइड की बात करूँ, मिथाइल ब्रोमाइड की बात करूँ, तो आपको ये पता है कि जब जो आपके ये हेलोजन्स जो होते हैं वो आपके 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, और जब हम डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स की डाउन द ग्रुप जाने की बात करते हैं तो आपको पता है कि साइज़ इंक्रीज़ होता है। कार्बन की चेन में कोई साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको दिया CH3F, CH3Cl, CH3Br या CH3I। ठीक है, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर तो कार्बन की चेन सेम है, कार्बन के ग्रुप में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी मिथाइल है, दिस इज़ मिथाइल, दिस वन इज़ मिथाइल, दिस वन इज़ मिथाइल एंड दिस वन इज़ ऑल्सो मिथाइल। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। चेंज हमारा किस में आ रहा है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो में। हमें क्या पता चलता है, एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारा जो साइज़ होता है वो हमारा साइज़ क्या करता है, साइज़ हमारा इंक्रीज़ करता है, क्योंकि हर बार एक नया शेल ऐड होता है। जब नया शेल ऐड होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब साइज़ बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली होगा क्या कि हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। तो बस वही बात आपको बतानी है कि जब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मेल्टिंग मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। हमें सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता है ना कि जब हम C1 to C4 कार्बन की बात करते हैं, देखिए अगर हम C1 से C4 कार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं, एक मिनट,
हाँ जी, देखिए C1 to C4 कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता होता है कि कार्बन की चेन जितनी छोटी होती है उतना वो हम कैसे होते हैं, वो आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं। अगर कार्बन का नंबर बढ़ता चला जाए, जैसे हम ये बोलते हैं कि अगर C5 से C10 या C12 तक की अगर चेन होती है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मोर देन C16 जो होते हैं वो आपके गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर कि जब हम मिथाइल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की जब आप बात करेंगे तो आपने ये चीज़ पढ़ ली कि जो हायर मेंबर्स जो होते हैं विच आर लिक्विड और सॉलिड। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन? मतलब ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंपाउंड, जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनके साथ जो हैलोजन लगा होता है उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। वो कैसे होते हैं? वो पोलर नेचर के होते हैं। व्हाई दिस पोलर नेचर इज? क्योंकि आपको ये चीज़ भी पता है, देखिए कि अब जैसे ये CH3 आई है या मैं CH3F की अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता है, देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है, दिस कार्बन इज बेसिकली फॉर्मिंग बॉन्ड फ्रॉम 3 साइड इट इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एंड फ्रॉम 1 साइड इट इज बॉन्डेड विद दिस फ्लोरीन एटम। ठीक है, तो आपको ये पता है यहाँ पर कि जो फ्लोरीन होता है विच इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड दिस क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसके कंपेरिजन में अगर मैं बात करूँ तो अदरवाइज हम ये बोलते हैं कि ये अगर आपका पॉजिटिव होता है तो ये भी आपका क्या कैरी करता है, माइनस का चार्ज कैरी करेगा। लेकिन फ्लोरीन के कंपैरेटिवली ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का, तो यहाँ पर जो बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो आपकी पोलर बॉन्ड होती है। सो ड्यू टू दिस ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर mass as compared to the parent hydrocarbon, the intermolecular forces of attraction are stronger in halogen derivative। तो जो halogen derivatives होते हैं उसमें जो intermolecular forces of attraction होती है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू द कार्बन, तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगी। ठीक है, तो बस इतनी ही सी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब आपको पता है कि जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं उस बॉन्ड को तोड़ने में हमें उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। So that's why the boiling point of chlorides, bromides and iodides is considerably higher than those of hydrocarbons of comparable molecular mass। कि अगर मैं सिंपलर एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की बात करूँ, बस सिंपल सी चीज़ सोचो, अगर मैंने CH4 की बात करी, CH4 और CH3F में अगर आपसे कंपैरिजन करने को बोला जाए तो आपको पता है कि जो फ्लोरीन होता है उसका बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी बहुत ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए the next point is the attraction gets stronger as the molecule gets bigger in size and have more electrons। सिंपल सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका कब बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे आपका कार्बन की चेन का साइज बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे एक एलिफेटिक स्ट्रेट चेन आपकी बढ़ती चली जाएगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता हुआ चला जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात कौन से केस में थी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। अगर मैं बात करूँ कि अगर एल्काइल हैलाइड आपका सेम है तो क्या होगा, अगर एल्काइल हैलाइड सेम है, एल्काइल हैलाइड मतलब अगर यहाँ भी CH3 है, RBr के साथ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 है, तो आप एक चीज़ सोचो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या था कि आप सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉन्ड को वीक कर रहे हो। ठीक है, बॉयल का मतलब क्या है कि आपने उस बॉन्ड को कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया है, वीक हुई देन आपने ब्रेक कर दिया। तो R तो सेम ही था, सब में सेम है, डिफरेंस कितने में आया, F में, Cl में, Br में और I में। तो होगा क्या, क्योंकि इसका तो हमें पता था कि फ्लोरीन का तो साइज़ बहुत छोटा होता है, क्लोरीन का साइज़ सबसे बड़ा होता है, ब्रोमीन का साइज़ सबसे बड़ा होता है, आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो आपका जितना ज़्यादा आपका मास बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आपका साइज़ बढ़ेगा, आपका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं, ये आपका ऑर्डर होता है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, या आप इसको बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन साइज द मास ऑफ हेलोजन एटम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल फोर्सेज इंक्रीजेज एंड द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अगर स्ट्रेट चेन की बात करें तो जितना जल्दी आपकी स्ट्रेट चेन बढ़ती है, जैसे जैसे स्ट्रेट चेन का मास बढ़ेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर चेन आपकी ब्रांचिंग की है तो ब्रांचिंग में हम क्या बात करते हैं, जो प्राइमरी होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी टर्शरी वालों का बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। व्हाट द रीज़न इज बिकॉज ऑफ द लेस सरफेस एरिया।
ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द ब्रांचिंग, क्योंकि हम प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, सेकेंडरी से हम टर्शरी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ब्रांचिंग की तरफ प्रोसीड करते हैं तो होता क्या है, हमारा सरफेस एरिया बढ़ता चला जाता है और हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारी वीक होती चली जाती है। देख, यू कैन सी द आंसर हियर। फॉर एरीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन बेंजीन आर नियरली same, however the para isomers have high melting as compared to their ortho and meta. It is due to the symmetry of the para isomers but fits into the crystal lattice. ये बहुत important question है कि जो ortho para isomers होते हैं which is having higher melting and boiling point as compared to the मेटा आइसोमर। रीज़न आप क्या देंगे कि जो पैरा और ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स होते हैं जिनमें क्या होता है, आपकी सिमेट्री होती है एज कम्पेयर टू द मेटा फॉर्म एंड दे फिट क्रिस्टलाइज एंड दे फिट एग्जैक्टली इनटू देयर क्रिस्टल लैटिस फॉर्म, सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन या पैराक्लोरोबेंजीन में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर किसका होगा, तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप इनको बता रहे हैं तो आप देखो कैसे बताएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा देखो किसका होता है, ऑर्थो का होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। आपको सबसे बड़ी बात आपको पता है, दोनों ही क्लोरीन आपके क्या है, एडजेसेंट कार्बन्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेटा पोजीशन में क्या होता है, मेटा तो वैसे ही वीक होता है क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर अनइवन मतलब अनसिमेट्री आ जाती है, ठीक है। पैरा में आपका क्या होता है, पैरा में आपका कंप्लीट सिमेट्री होती है कि अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव करते हैं तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ता है, आप दोनों तरफ से, यहाँ पर क्या होता है कि पैरा 1/4 की पोजीशन में एग्जिस्ट करता है और कंप्लीट सिमेट्री होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो पैरा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो गया, सबसे ज़्यादा आपका कम हो जाएगा। अच्छा जी, मेल्टिंग पॉइंट में आपका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्था का सबसे कम, मेटा उससे ज़्यादा, देन पैरा सबसे ज़्यादा। तो इस चीज़ को आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं डेंसिटी की तरफ। तो डेंसिटी आपकी क्या होती है, जो ब्रोमो, आयोडो या पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स जो होते हैं, पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि एक ही कार्बन की चेन पर बहुत सारे क्लोरो ग्रुप लगे हुए हों, ठीक है, बहुत सारे क्लोरो ग्रुप हैं या अलग अलग कार्बन की चेन दे रखी हो, किसी में 2 है, किसी में 3 क्लोरीन है, ये आपके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो ब्रोमो, आयोडो या पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव जो हैं और हाइड्रोकार्बन्स के, वो कैसे होते हैं, वाटर से हैवियर होते हैं। व्हाट द रीज़न इज, क्योंकि वाटर में हम किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स की बात करते हैं, लेकिन अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। सो डेंसिटी आपकी इंक्रीज करती चली जाती है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हेलोजन एटम्स एंड एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम। सो सिंपल सी चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका क्या आएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आयोडीन, ब्रोमो और क्लोरो में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, आयोडो वाले की होगी। बट द रीज़न इज, देखो कार्बन का नंबर तो सेम है लेकिन आयोडीन क्या है आपका, आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है। नेक्स्ट CH2Cl2, CHCl3, CCl4। सिंपल सी चीज़ देखो, क्लोरो ग्रुप बहुत ज़्यादा है, ये क्लोरीन के डेरिवेटिव्स हैं। कार्बन एक ही है, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, लेकिन क्लोरीन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो क्लोरीन के एटम्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो डेंसिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होती है। हमें पता है कि जो जितनी छोटी कार्बन की चेन होती है वो आपकी कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। सॉरी, जितनी छोटी आपकी कार्बन की चेन होगी, जो अगर हम हेलो एल्केन्स की बात करें तो हमें ये पता है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं ना वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। और अगर हमें इनको कम्प्लीटली डिजॉल्व हमें इनको करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, इन ऑर्डर फॉर अ हेलो एल्केन टू डिजॉल्व इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। तो सिंपल सी चीज़ देखो, हमें ये पता है कि अगर हम CH3F की बात करें तो फ्लोरीन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके और कार्बन के बीच में बहुत स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगी, तो उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और जब तक एनर्जी हम लगाएंगे तब तक वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो जब पूरी एनर्जी आप लगा दोगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो आपका इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो वाई इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स लो इन वाटर। आप कैसे बताएंगे कि पानी में अगर आप हेलो एल्केन को, किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर आप डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा बहुत इजीली। क्यों नहीं होगा, क्यों, देखो रीज़न क्या है, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेट अप।
between the haloalkane and the water molecule, as these are not as strong as original hydrogen bonds in water. तो ये तो आर्टिफिशियल एक तरीके से हो गई. एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड हम वाटर में अपनी खुद की इंटरेक्शन होती है, दूसरा वो है जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एल्काइल हैलाइड के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में. तो जिसकी वजह से वाटर की जो सॉल्युबिलिटी होती है हेलोएल्केन्स के साथ वो आपकी कैसी होती है, लो होती है. ठीक है. सो हेलोएल्केन्स टेंड्स टू रिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन हेलोएल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव मच सेम स्ट्रेंथ is the ones being broken in the separate haloalkane and solvent molecule. तो सिंपल सी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पानी वाटर का मॉलिक्यूल मतलब जो पानी होता है, मतलब वाटर जो है, वाटर और एल्काइल हैलाइड के बीच में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंट्रोड्यूस कराते हैं. ठीक है. तो वहाँ पर आपकी सॉल्युबिलिटी वीक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कुछ, तो आपको ये पता होने चाहिए. देखो ऑर्डर में लगाना आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में. क्वेश्चन आपका क्या है कि ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाईब्रोमोमीथेन. एक ब्रोमोन, 2-3 ब्रोमो के डेरिवेटिव्स हैं और एक क्लोरो का डेरिवेटिव है. आप सिंपल सी चीज़ आप देख लो, पहले कार्बन चेन को देख लो. तीनों ही आपके किसकी फॉर्म में है, तीनों ही आपके मिथाइल है, मतलब सिंगल कार्बन की चेन है. अब उसमें इंक्रीज क्या हो रहा है, ब्रोमीन का नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो आप कैसे चलेंगे, हमें पता है क्लोरो ब्रोमो से सबसे ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ऑब्वियसली आपका ब्रोमो का होगा. ठीक है. तो अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. तो सबसे पहले आप मिथाइल ग्रुप जिसमें 3 हाइड्रोजन है और 1 ब्रोमीन, एक तो ये नंबर हो गया आपका. एक आपका कौन सा है, ब्रोमोमीथेन है, एक ब्रोमोफॉर्म है, एक क्लोरोमीथेन और एक आपका डाईब्रोमोमीथेन है. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा आप ये बताओ, सबसे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लगाएंगे तो इंक्रीजिंग, हाँ जी देखिए, सबसे पहले हमारा जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हमारा किसका होगा, उसका होगा जिसके पास आपका, अगर हमें पता है कि कार्बन का नंबर सेम है लेकिन डेरिवेटिव्स आपके अलग अलग हैं, क्लोरीन के डेरिवेटिव्स हैं, ब्रोमो के डेरिवेटिव्स हैं. तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा किसका आपका सबसे कम किसका सबसे ज़्यादा होगा. तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये पता है कि क्लोरीन जो होता है वो ब्रोमीन से छोटा होता है. तो क्लोरीन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका कम होगा. सबसे पहले नंबर पर क्लोरीन, दूसरे नंबर पर आप देखिए तीनों ब्रोमो के डेरिवेटिव्स हैं. तो तीनों ब्रोमो के डेरिवेटिव्स हैं. तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जिसमें एक ब्रोमीन है उसका उससे ज़्यादा, जिसमें 2 ब्रोमीन है उसका उससे ज़्यादा, जिसमें 3 ब्रोमीन एटम्स लगे हुए हैं एक ही कार्बन पर उसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो ये का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोब्यूटेन. तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन का होगा ऑब्वियसली. उसके बाद आपका किसका होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन का होगा. और सबसे कम आपका किसका होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो ब्रांचिंग वाली जो चेन होती है उनमें आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, कम होता चला जाता है. तो सबसे कम आइसोप्रोपाइल का, उससे ज़्यादा 1 क्लोरोप्रोपेन का और उससे ज़्यादा 1 क्लोरोब्यूटेन का. रीज़न क्या होगा, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन में कार्बन की चेन किसकी लंबी होगी, ब्यूटेन की लंबी होगी. सो इट वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स. एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, इट विल बी केमिकल रिएक्शंस which are very much important, that is nucleophilic substitution, elimination and reaction with metals. So that I will cover in the next video. So guys, if you like the video, then please do like, share and subscribe. Bye bye and have a nice day and stay tuned from the next video.